मेरा नाम स्नेहा है। जब भी मैं नए कपड़े खरीद कर लाती थी, मेरे पति उन्हें फाड़ देते थे और मुझसे पूछने की ज़हमत नहीं उठाते थे। मैं वही कपड़े पहनकर उनकी माँ के साथ कहीं जाती और कुछ समय बाद वापस आ जाती थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सास मुझे कहाँ ले जाती थी। एक दिन मैंने अपने पति की बात मानकर जाने का फैसला किया। जब मेरी सास मुझे अपने साथ ले जाती थी, वे मेरी आंखों पर कपड़ा बांध देती और सख्त मना कर देती कि मैं आंखें ना खोलूं। अगर मैंने आंखें खोली तो मेरे पति मुझे तलाक दे घर से निकाल देंगे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं उनकी और अपनी सास की हर बात मानती थी। अब हर दिन मेरी सास और मेरे पति मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर मुझे किसी अनजान जगह पर ले जाते थे, जहाँ बहुत शोर होता था। एक दिन मैंने अपनी आंखों पर बंधे कपड़े में छोटे छोटे छेद कर दिए और सास के साथ उस जगह चली गई। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि जमीन पर मेरी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। हमारी जिंदगी सही से चल रही थी। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन मेरे पति मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे। ये बात मैं समझ नहीं पाई थी। वो मेरे क्लासमेट थे और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी के लिए मुझे प्रपोज नहीं किया। वो सिर्फ इतना कहते थे कि वे मुझे पसंद करते हैं और मुझे एक अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैं ये बात समझ नहीं पाती थी कि वो ऐसा क्यों कहते थे। मैं धीरे धीरे उनसे प्यार करने लगी थी। एक दिन कॉलेज से लौटने पर मैंने देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। मैं अपने क्लासमेट अमित के साथ जीवन बिताना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी इस बात से अमित डर गया था और उसने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करूंगा। मैंने उसे कहा, तुम्हारे पास रात तक का समय है। मेरे माँ बाप को लड़के वालों को जवाब देना होगा। तुम जल्दी से मुझे बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। अगर तुमने मना किया तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। मेरी बात सुनकर अमित डर गया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगा। मैं रात भर उसके फोन का इंतजार करती रही। मैं रात भर प्रार्थना कर रही थी कि अमित का जवाब हाँ हो। रात के 12 बज गए, लेकिन उसका कॉल नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि वो अक्सर 11 बजे तक सो जाता था। रात के 1 बजे मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे कॉल कर दिया। पहली बार कॉल करने पर उसने कॉल रिसीव कर लिया था। मैंने तुरंत पूछा, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। कॉल की दूसरी तरफ से अमित की आवाज आई, जो काफी परेशान और दुखी लग रहे थे। उन्होंने कहा, माफ करना स्नेहा, मेरी माँ हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। मैं हैरान होकर पूछ बैठी, लेकिन क्यों? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अमित ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ बिना किसी वजह के राजी नहीं हो रही हैं। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर प्यार की जगह गुस्सा और निराशा भरने लगी। मैंने गुस्से में कॉल काट दिया और कहा, अब देखो मैं क्या करती हूँ। गुस्से और निराशा में मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। अब अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वहां कैसे पहुंची। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि अमित और उसकी माँ मेरे सामने खड़े हैं। मेरे परिवार के लोग भी वहां थे। मेरे घर वालों ने मुझे खूब डांटा। अगर मैंने उनसे पहले सब कुछ बता दिया होता तो शायद मुझे ऐसा कदम उठाना नहीं पड़ता। इसके बाद अमित की माँ मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आई। मेरी योजना सफल हो गई और दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। अचानक मौसम इतना गर्म हो गया कि लोग अपने हल्के कपड़े निकालने लगे। मेरे ससुराल में मेरी सास और 2 ननंदे थीं। मेरे माँ बाप गरीब थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी सादगी से की थी और मुझे सामान्य चीजें दी थी। अमित का घर छोटा था और वो अकेला कमाने वाला था। उसे अपनी माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। अब मेरी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी। मेरी बड़ी ननद की सगाई हो चुकी थी। अगले साल उसकी शादी तय थी। शायद इसी वजह से उसका बर्ताव मेरे प्रति अलग था। वो मुझसे अजीब तरह से बर्ताव करती थी। मुझे बहुत सम्मान दिया जाता था और मेरी अपनी ननद से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे खरीदारी के लिए पैसे दिए और कहा कि तुम मेरी बहन के साथ बाजार जा सकती हो। लेकिन मैंने जिद की कि अमित मुझे बाजार लेकर चले। मैंने कहा, मैं उसके साथ खरीदारी करना चाहती हूँ। अमित मेरी बात पर हंसते हुए बोला, तुम जानती हो कि मैं लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम मुझसे वहाँ सलाह मांगोगी तो मैं क्या करूँगा? उसने सुझाव दिया कि तुम आकांक्षा को साथ ले जाओ। उसकी पसंद बहुत अच्छी है और तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई है। उसकी बात सही थी, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मुझे ये भी चाहिए कि वो मुझे डिनर पर लेकर जाए।
अमित इसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही थी। मैंने उसकी चिंता का कारण नहीं पूछा क्योंकि मुझे बाजार जाना था। मैं आकांक्षा के साथ बाजार गई। मेरे पति ने मुझे 2 सूट खरीदने के लिए पैसे दिए थे और मैंने वही खरीदा। अपने ननद को खुश करने के लिए मैंने उसे चूड़ियां भी दिलवाई। वो चूड़ियां पाकर बहुत खुश हुई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे कपड़े दिला सकूं, लेकिन वो मेरे इस छोटे से तोहफे से बहुत खुश हुई। उसने कहा, भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं अपने ससुराल में जल्दी खुद को सेट कर सकती हूँ। मेरे पति पढ़े लिखे और बहुत स्मार्ट थे। उनकी स्मार्टनेस से मैं बहुत अट्रैक्ट थी। उनकी आदतें भी बहुत अच्छी थी और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे इतना प्यार करे कि मेरे बिना रह ही ना सके। जब मैं बाजार से घर लौटी तो खुशी खुशी अपने कपड़े अपने पति को दिखाए। उसने कपड़े देखकर कहा कि वो उन्हें बहुत पसंद आए। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई हो। मैंने उन्हीं कपड़ों में से एक पहन लिया और तैयार हो गई। फिर मैंने अपने पति से कहा कि चलो बाहर चलते हैं। मेरा पति मुझे देखकर हैरान रह गया और पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने कहा, तुमने अपना वादा भूल गए, हमें डिनर पर जाना था। उसने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार होकर आता हूँ। फिर वो घर से ही कहीं चला गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मैं उसका इंतजार करती रही। वो आधे घंटे की बजाय पूरा 1 घंटा बाद लौटा। रात के 9 बज चुके थे। फिर हम दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहाँ हमने डिनर के बाद आइसक्रीम भी खाई और बहुत मस्ती की। मेरा पति गरीब था, लेकिन उसने मेरी हर इच्छा पूरी की। रात के 12 बजे से पहले हम घर वापस आ गए। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और पुराने कपड़े पहन लिए। अगले दिन जब मैं अपने नए कपड़े कमरे से लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे सभी नए कपड़े जो मैंने कल खरीदे थे कटे हुए थे। हर कपड़े पर कटने के निशान थे। मैंने अपने पति से कहा, अगर तुम्हें मेरे कपड़े पसंद नहीं थे तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं कपड़े बदल लेती, लेकिन तुमने इन कपड़ों के साथ ऐसा क्यों किया। मुझे लगा कि शायद उसे मेरे कपड़े पसंद नहीं थे, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही कपड़े बचे थे जो मैंने पहने हुए थे। मेरा पति चुपचाप खड़ा था और कुछ नहीं कह रहा था। मैं तुरंत अपनी सास के कमरे में गई और उन्हें अपने कपड़े दिखाए। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों की ये हालत मैंने की है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि रात में ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें एक जगह लेकर जाना है। मैंने कहा, मैं इन कपड़ों में कहाँ जा सकती हूँ, ये पहनने के लायक नहीं है। मेरी सास ने कहा, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं कांपते हुए अपने कमरे में लौट आई। जब मैं कमरे में पहुंची तो मेरा पति वहां नहीं था, वो कमरे से निकल गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। मैं सारा दिन परेशान रही, रोती रही। टेंशन में मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पति ने भी लंच नहीं किया। जब से वो कमरे से गए थे वापस नहीं लौटे। शाम हो गई थी। मेरी सास जल्दी जल्दी मेरे कमरे में आई और बोली, बहू जल्दी कपड़े पहन लो, हमें कहीं जाना है। मैंने कहा, आप मुझसे मजाक कर रही हैं, मैं इन कटे फटे कपड़ों में कहाँ जा सकती हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने कपड़े निकालकर मेरे हाथ में दिए और कहा, जल्दी पहन लो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं उनकी तरफ देखती रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कह रही हैं। मैं हैरानी से और दुख के साथ बोली, माँ, मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। वो गुस्सा हो गई और बोली, तुमसे एक बात समझने के लिए कहा है, जो कहा है वैसा करो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। उनकी बात सुनकर मैं मजबूर हो गई। मैं बाथरूम में गई और रोने लगी। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद मेरी खुशी मुझसे छीन ली गई थी। मैं भगवान का नाम लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी सास मुझे पैदल कहीं लेकर जा रही थी। मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। हम बहुत दूर तक चल चुके थे। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास बहुत से लोग हैं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भीड़ भरी जगह पर खड़ी हूँ। कुछ समय बाद मेरी सास ने मुझे बैठने को कहा। मैं थक चुकी थी, इसीलिए बैठ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास मुझे कहाँ लेकर आई हैं। आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे फिर से चलने को कहा और हम किसी दूसरी जगह पहुंचे। इस जगह पर बहुत शोर था। थोड़ी देर बाद गाड़ियों की आवाज आने लगी। मैंने अपने कानों को हाथ से ढक लिया। मेरी सास ने कहा कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, तो मैं चुपचाप बैठी रही। वहां उन्होंने मुझे जमीन पर बैठने के लिए कहा और मैं बैठ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे सड़क पर क्यों बैठा रही थी। गाड़ियों के शोर से मुझे अंदाजा हुआ कि हम सड़क के किनारे थे। हम वहां करीब 2 घंटे बैठे रहे और फिर लौटने लगे। मैं रास्ते को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। जब हम घर पहुंचे तो मेरी सास ने आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी और मुझे मेरे कमरे में जाने को कहा। जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा कि मेरे पति सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठे हैं। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए बिस्तर पर बैठकर लेट गई।
मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं उन पर नाराज थी। वो मेरे पैर दबाने लगे। इनके इस व्यवहार से मैं परेशान थी, लेकिन मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। वो बोले, स्नेहा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा और तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारी माँ ने फिर से मेरे कपड़े काट दिए तो? मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, स्नेहा, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी सांत्वना की जरूरत नहीं है। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आंखें बंद कर ली और सो गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी सो गई। 1 घंटे बाद मेरी नींद टूट गई क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था और मुझे भूख लग रही थी। इन लोगों ने मेरी नींद और सुकून छीन लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी मुश्किल समय आने वाला था। मेरे पति ऑफिस से छुट्टी लेकर आए और मुझे ज़बरदस्ती बाजार ले गए। मैंने कोई आनाकानी नहीं की। उन्होंने अपनी पसंद से मुझे 2 सूट खरीद कर दिए। खरीदारी के बाद हम घर लौट आए। मेरे पति कमरे से बाहर चले गए और बोले, तुम आराम करो, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो बड़े प्यार से पूछने लगी, कहाँ गई थी? मैंने उन्हें बताया कि अमित के साथ शॉपिंग पर गई थी। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने कहा, तुम जानती हो, मेरे बेटे के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ शादी की। मेरे बेटे के पीछे कई लड़कियां दीवानी थी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ही ठान लिया था। अब तुम छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर अपना दिन खराब मत करो। अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। मेरी सास की बात मुझे सही लग रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये न हो कि वो मुझसे नाराज होकर कहीं और ध्यान लगाने लगे। मैं अपने कमरे में आई और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मेरे पति भी आए। मैंने उनसे कहा, अमित, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों के लिए। मैं खुद भी अपना मन अच्छा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे पति खुशी से बोले, हाँ बोलो, तुम जो चाहती हो बताओ। मैंने कहा, जैसा तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया वैसा फिर कभी ना हो। तुम मुझसे वादा करो कि ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा। अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, स्नेहा, तुम जानती हो कि मेरी माँ थोड़ी जिद्दी और गुस्से वाली है। मुझे उनकी बातों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, लेकिन वो दिल से बुरी नहीं है। उन्होंने मेरी खुशी के लिए ही तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई थी। मेरे पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मेरे लिए पूरी तरह से साफ नहीं। फिलहाल मैंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया। मुझे पता था कि समय के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे पति के साथ अच्छा समय बिताने के बाद शाम को मैं उनके दूसरे कमरे में गई और उनसे बात की। फिर मैं अपने कमरे में लौटी तो देखा कि मेरी सास फिर से मेरे नए कपड़े काट रही थी। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये केवल मेरा भ्रम था। शाम हो चुकी थी और मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई और बोली, जल्दी एक सूट पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उनकी बात मानकर कपड़े पहन लिए। मेरी सास मुस्कुराई और फिर मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस कपड़े को खोलने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे बेटे ने मेरी कितनी बातें मानी हैं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और चुप रही। मेरी सास ने मुझे कपड़ा बांधकर कमरे से बाहर ले गई और बोली, अब मेरे साथ चलो। मेरे पति उस समय घर पर नहीं थे। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ननद से कहा, दरवाजा बंद कर दो। मुझे पता था कि मेरी कोई बात मायने नहीं रखेगी, इसीलिए मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगी। हम दोनों पैदल चल रहे थे। कल मैं पैदल चलकर बहुत थक चुकी थी, इसीलिए आज पहले से ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। मैं अपनी सास की बात मानते हुए एक साथ चल रही थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि उनसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी जिद पर ये शादी की थी। मुझे याद आ रही थी मेरी माँ की बातें, जब उन्होंने कहा था कि स्नेहा, तुम इस लड़के से शादी कर रही हो, ये तुम्हारी जिद के कारण हो रहा है। हमने जो रिश्ता ठुकराया था वो लड़का बहुत अमीर और अच्छे परिवार से था। तुम वहाँ बहुत सुखी रहती, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है, इसीलिए तुम्हें अपनी शादी को संभालना होगा। मैंने माँ से कहा था, अमित मुझे बहुत प्यार करता है और मैं यकीन दिला सकती हूँ कि शादी के बाद मेरा जीवन अरेंज मैरिज से भी बेहतर होगा। मेरे माता पिता ने मेरी आत्महत्या की धमकी के बाद इस शादी को मंजूरी दी थी। उस समय मैंने सोचा था कि मेरी किस्मत चमक गई है,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। अब मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने माँ-बाप की बात मानकर वहीं शादी क्यों नहीं की, जहाँ वो चाहते थे। हम फिर से उसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत शोर और गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। 3 घंटे तक हमें इधर-उधर घुमाया गया। मेरी सास कभी कहती बैठ जाओ, कभी कहती खड़े हो जाओ और कहती कुछ मत बोलो, बस जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जब हम घर लौटे तो मेरे पति ने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही थी। अमित मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये कब तक चलता रहेगा। मैंने अपने पति से पूछा, तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? लेकिन वो हमेशा चुप रहते। मैंने तय किया कि मुझे खुद सच्चाई का पता करना होगा। रात भर मैंने योजना बनाई। सुबह जब मेरे पति ने कहा कि वो मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने अपनी सास से पूछा, माँ आज शाम मुझे आपके साथ कब जाना है? मेरी सास हंसकर बोली, शाम 5 बजे तैयार रहना। मैंने अमित से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं बताते थे। घर में मेरी 2 ननदें भी थी, लेकिन उनकी भी कोई खबर नहीं रहती थी। मेरी सास उन पर बहुत नियंत्रण रखती थी और उन्हें बाहर नहीं जाने देती थी। दोपहर में जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने कहा, चलो अब तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा, आज मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। शाम के 5 बज चुके थे और मैंने वही कटा हुआ सूट पहन लिया। मैं तैयार होकर बाहर निकल रही थी, तभी सुना कि मेरे पति अपनी माँ से कह रहे थे, माँ प्लीज नेहा के साथ ऐसा मत करो, उसका शरीर ठीक नहीं है। मेरी सास ने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया। मैंने अपनी सास से कहा, ये सैंडल पहनने से मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं दूसरे सैंडल पहन लूंगी। मेरी सास बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी जाओ। मैंने कपड़ा खोला, अंदर गई, जल्दी से सैंडल बदले और कपड़ा वापस बांध लिया। फिर हम पैदल चलने लगे। मैंने वही कटा हुआ सूट पहना हुआ था। चलते चलते हम एक सड़क के किनारे पहुंचे, जहां मेरी सास ने मुझे बैठा दिया। वहां बैठने के बाद मेरी सास ने मेरे सामने एक बड़ा थाल और कटोरा रखा। मैंने देखा कि लोग उसमें पैसे डाल रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने कटोरे पर सफेद कपड़ा बिछा दिया था, ताकि सिक्कों की आवाज ना हो। लोग उसमें पैसा डाल रहे थे, कुछ सिक्के और कुछ नोट। आधे घंटे बाद मेरी सास मुझे दूसरी जगह ले गई और वही काम करवाया। इस तरह बहुत सारे पैसे जमा हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास मुझे भीख मांगने का जरिया बना रही थी। अब मुझे समझ आया कि मुझसे कभी नहीं बताया जाता था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। 3 घंटे बीत गए और मेरी सास ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। फिर वो मुझे लेकर घर आई। घर पहुंचते ही मैंने तय कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर में घुसते ही मैंने अपनी आंखों पर कपड़ा खोल दिया। मेरे पति भी घर में मौजूद थे। मेरी सास मेरे इस व्यवहार से गुस्सा हो गई और बोली, तुमने इतनी जल्दी कपड़ा खोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों का कपड़ा केवल मैं ही खोल सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज आपने कितने पैसे कमाए? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। हमारी बातचीत सुनकर मेरे पति भी आंगन में आ गए। मैंने अपने पति से कहा, तुमने मुझसे इतने दिनों तक ये राज क्यों छुपाया कि तुम्हारी माँ मुझे सड़क पर भीख मंगवाती है? आज मैंने सब कुछ देख लिया और जान लिया कि मेरे कपड़ों के साथ ऐसा क्यों होता है। मेरी सास बोली, चुप हो जाओ, अगर और कुछ कहा तो। मैंने कहा, तो आज भी आप मुझे वही धमकी देंगी कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे मेरे पति से तलाक दिलवा देंगी। आज मैं सब सच्चाई जानकर रहूंगी और अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माँ बाप भले ही गरीब हो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया। मेरा पति डर कर बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ स्नेहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा, हाँ आज सब कुछ बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मेरे पति ने कहा, मेरी माँ मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर रही थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और उससे शादी नहीं करना चाहता था। जब मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो हमारी शादी नहीं होने देंगी। तुमने आत्महत्या की धमकी दी थी और मैंने माँ से तुम्हारी कसम देकर शादी के लिए मना लिया। लेकिन मेरी माँ ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो तुम्हें इस तरह भीख मंगवाएंगी और पैसे जमा करेंगी। उन्होंने बताया, मेरी माँ बोर्ड पर लिखवाती थी कि मैं गूंगी और अंधी हूँ, ताकि लोग मेरी मदद करें। लोग ये पढ़कर मुझे पैसे देकर चले जाते थे। माँ अपना चेहरा ढक कर रखती थी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके।
लेकिन मुझे इस स्थिति में डाल देती थी। मेरी सास हमारी बातें चुपचाप सुन रही थी। मैं उनके पास जाकर बोली, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह माना, लेकिन ये नहीं पता था कि एक माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकती है। अगर आपको मुझसे परेशानी थी तो आप मुझसे कह सकती थी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मेरे पति ने कहा, मैंने माँ को कई बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, लेकिन माँ की जिद थी कि वो तुम्हें इस तरह मजबूर करेंगी। मैंने अपने पति से कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब एक पुरुष अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसता है तो उसकी जिंदगी कठिन हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा, आप चाहती थी कि मैं घर छोड़ दूं ताकि आपका बेटा किसी अमीर लड़की से शादी कर सके जो दहेज में बहुत सारा पैसा लाए। ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कर सकती हैं, लेकिन जैसे आपने मेरे साथ किया वैसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी होगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, स्नेहा मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ घर के खर्च और अपनी बेटियों की शादी की चिंता करती थी। मेरे बेटे की कमाई से ये सब कैसे होगा। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करूंगी। अमित तो पहले से ही नौकरी करते हैं। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और घर चलाएंगे और आपकी दोनों बेटियों की शादी कराएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास खुश हो गई। मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब मैं और मेरे पति ऑफिस में काम करते हैं। हमने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी दोनों ननदों की शादी धूमधाम से कराई। अब मेरी सास मुझे अपनी बड़ी बेटी मानती हैं और जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके लिए शर्मिंदा हैं। अब मेरी जिंदगी मेरे पति और सास के साथ बहुत अच्छी चल रही है। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है। मेरी सास मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है और हर समय उसके साथ खेलती रहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।